प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वह शब्द जो है जिसकी चर्चा हम करेंगे वह है प्रोफेशन, अर्थात पेशा। जब कभी हम पेशे की बात करते हैं तो अंग्रेजी में तो वो शब्द प्रोफेशन के रूप में ही जाना जाता है, परंतु कई बार जब हम हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो उसे हम व्यवसाय के रूप में लेते हैं। व्यवसाय ऑक्यूपेशन भी है, व्यवसाय प्रोफेशन भी है। आज हम बात करेंगे कि समाज कार्य की जो शिक्षा है, समाज कार्य का जो अभ्यास है, वह क्या पेशे के रूप में है या व्यवसाय के रूप में। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है पेशे के रूप में समाज कार्य, इसके अंतर्गत व्यवसाय का अर्थ यानी प्रोफेशन शब्द का क्या अर्थ है, व्यवसाय के क्या गुण हैं यानी प्रोफेशन के क्या गुण हैं, व्यवसाय के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इन सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये पेशा क्या है। जब कभी हम पेशे शब्द की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये मूल रूप से तो 3 ही थे, पर कालांतर में उसमें और व्यवसाय जुड़ते गए। प्रारंभ में जब हम पेशे की बात करते हैं या एज ए प्रोफेशन की बात करते हैं तो पहला प्रोफेशन था मेडिकल प्रोफेशन, दूसरा प्रोफेशन था टीचिंग प्रोफेशन और तीसरा प्रोफेशन था लीगल प्रोफेशन, अर्थात चिकित्सक का व्यवसाय, एक शिक्षक का व्यवसाय और एक वकील का व्यवसाय। इन्हीं 3 विषयों को हम प्रोफेशन के अंतर्गत सम्मिलित करते थे और ऐसे ही व्यवसाय को हम प्रोफेशन कहते थे। लेकिन उसके बाद अन्य जो व्यवसाय है उसको हम सेमी प्रोफेशन या अर्ध व्यवसाय कहते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे विषय और बहुत सारे व्यवसाय इसके साथ जुड़ते गए और एक लंबी लिस्ट बन गई जिसे हम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो जब कभी हम पेशे शब्द की बात करते हैं तो पेशे के रूप में समाज कार्य का विकास सामाजिक कार्य बिरादरी के भीतर यानी कम्युनिटी के अंतर्गत और उसके बाहर दोनों के बीच चल रहा है। इन वर्षों में एक पेशे की परिभाषा में बदलाव आया है और नए व्यवसायों या अर्ध व्यवसायों को व्यवसायों के रूप में स्वीकार किया गया है। मेहर सी नानावटी 1952 ने सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश में कैर साडर्स द्वारा पेश किए गए एक पेशे की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो जब हम पेशे की विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे मूल बात जो आती है वो शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ उसका अभ्यास, अर्थात थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी उन विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्राप्त करें उनको सैद्धांतिक ज्ञान से अवगत कराना और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में उपयोग लाने के बारे में अभ्यास से जोड़ना, ये उसकी मूल आधारशिला है। और जब हम बात करते हैं पेशे की तो उसके साथ एक संगठन की बात भी होती है जिसको हम व्यावसायिक संगठन कहते हैं। उसके साथ आचार संहिताओं की भी बात होती है यानी कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात होती है। इन सारी बातों को समावेश करते हुए हम पेशे के रूप को वर्णित कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ज्ञान के शरीर का विकास जिस पर कौशल टिकी हुई है, अर्थात ज्ञान हम संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, वहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर अभ्यास भी सीखते हैं कि कैसे उस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग लेना है। फिर लाइसेंस के माध्यम से या पेशेवर निकायों के प्रतिबंधों के द्वारा योग्य के लिए कार्यों का आरक्षण। और जब हम लाइसेंस की बात करते हैं तो यह एक शपथ है जो चिकित्सक को भी लेनी है, शिक्षक को भी लेनी है और वकील को भी लेनी है। जब हम बात करते हैं चिकित्सक की तो जो लाइसेंस उसे मिलता है उसे हिपोक्रेटिक ओथ के रूप में लेते हैं। इसी तरह से न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति भी शपथ लेते हैं और शिक्षा से जुड़े व्यक्ति भी शपथ लेते हैं कि मैं अपने इस ज्ञान का किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करूंगा, अपने निजी लाभ के लिए इसका प्रयोग नहीं करूंगा और किसी के प्रति इमोशनल फीलिंग्स डेवलप नहीं करूंगा, भावात्मक जो सोच है उसको मैं प्रकट नहीं करूंगा। इस तरह की सोच उस लाइसेंस के साथ जुड़ी हुई है, उस लाइसेंस के साथ जुड़ी हुई है। और चिकित्सकों के बीच पेशेवर चेतना का विकास यानी एक प्रकार से कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस कि मैं
सबसे अलग हूँ। मैं एक सेवा देने वाला व्यक्ति हूँ जो सेवार्थी की समस्याओं का निदान करूँगा और आसपास के समाज में उचित समस्याओं के लिए विशेष कौशल और दृष्टिकोण का उपयोग, यानी जो ज्ञान हमने लिया है उससे समस्याओं का निदान। जैसे चिकित्सक के पास रोगी आता है तो रोगी एक समस्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस समस्या का निदान करना। इसी प्रकार से शिक्षक के पास विद्यार्थी आता है जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो दोनों के बीच संबंध है। और इसी तरह वकील के पास भी जो जिसको हम फरीक या क्लाइंट कहते हैं वो आता है अपनी समस्या को लेकर। तो समस्या से समझना, रूबरू होना और उस समस्या का निदान करने का जो कार्य है वो पेशे के रूप में पहचाना जाता है। भारत में समाज कार्य व्यवसाय के विकास के संबंध में वर्तमान में यह पहले 3 विशेषताओं के संबंध में कमजोर है, अर्थात कौशल और ज्ञान, लाइसेंस और पेशेवर चेतना। ये तीनों हमारे यहाँ लगभग कमी महसूस कर रही है। पहला लक्षण कमजोर है क्योंकि कई शिक्षक और छात्र शिकायत करते हैं कि सामाजिक कार्य का या कार्यों का अधिकांश ज्ञान आधार पश्चिम से उधार लिया गया है और भारतीय संदर्भ में बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। यानी प्रारंभ में जो समाज कार्य का विकास वो यूरोप में, इंग्लैंड में और अमेरिका में हुआ, इसलिए जो भी साहित्य आया, जो भी पुस्तकें आई, जो भी ज्ञान आया वो सब वहीं से आया। इसलिए एक सबसे बड़ी समस्या कि जो कुछ हम ले रहे हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो या तो अमेरिका से है या ब्रिटेन या यूरोप से है, जो किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। अब तक सामाजिक कार्य के पेशेवर निकाय भारत में सामाजिक कार्य अभ्यास का लाइसेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा भारत में सामाजिक कार्यों के पेशेवर निकायों को लगभग बेकार कर दिया गया और प्रशिक्षित कार्यकर्ता के बीच बहुत अधिक पेशेवर चेतना नहीं है। हम लोगों के मन में जो भावना होनी चाहिए एक प्रोफेशन के रूप में, अपनी ज्ञान का सही परिप्रेक्ष्य में उपयोग करके समस्या के निदान के लिए, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, इसलिए हम कहते हैं चेतना के धरातल पर जागरूकता का अभाव है। यानी हम जागरूक नहीं हैं और इसीलिए हमारे इस कार्य को सही परिप्रेक्ष्य में पेशे के रूप में सम्मिलित करने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन है क्या, ये शब्द क्या है? तो व्यवसाय एक ऐसा कार्य है, यहां पर जब हम व्यवसाय शब्द का प्रयोग करें तो प्रोफेशन के रूप में ही लिया जाएगा, जिसका उद्देश्य जीविका उपलब्ध कराना है, जिसमें विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता होती है और उसको करने वाले का व्यवहार अलग ही होता है। प्रोफेशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोफिटेरी से बना है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक रूप से घोषणा करना या प्रतिज्ञा करना। वर्तमान समय में व्यवसाय शब्द का अर्थ संगठित जीविका से लिया जाता है, जिसमें एक विशेष औपचारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और जिस औपचारिक ज्ञान को योग्य कार्यकर्ताओं की निपुणता द्वारा मानवीय जीवन के कुछ पहलुओं में एक कला के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो कुछ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सैद्धांतिक शिक्षा है, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में मिलती है। उस शिक्षा को, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसको व्यवहार में उपयोग में लेना है और उसी से हम समस्या का निदान कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय के रूप में हो, चाहे वो मानव अधिकारों के रूप में हो। फ्रीडलैंडर ने व्यवसायों के शिक्षा के विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है। अनुभवी अध्यापकों एवं अभ्यासकर्ताओं के सानिध्य में प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की अनिवार्यता, विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की जगह सुनिश्चित करना एवं उन्हें अपने शिक्षण कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग बनाना। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तो यह है कि ऐसी संस्थाओं का विकास किया जाए जहां इस प्रकार की शिक्षा दी जा सके, और जब इस प्रकार की शिक्षा देने की बात आएगी तो वहां उचित और योग्य प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हों जो सही परिप्रेक्ष्य में शिक्षा भी दे सकें। समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया जा सकता है जो समाज कार्य को व्यवसाय सिद्ध करता है। एज ए प्रोफेशन की जब बात करते हैं तो किस रूप में समाज कार्य को हम प्रोफेशन में सम्मिलित करें? सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष है वो है क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान।
जब हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमेटिक, जब सिस्टमेटिक की बात करते हैं तो हम साधारण भाषा में कहते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। और जब क्रमबद्ध शब्द की बात करते हैं तो उसमें अवलोकन भी है, उसमें संकलन भी है, उसमें वर्गीकरण भी है और उसमें सामान्यीकरण भी है। ये चारों बिंदु जहां पर मिलते हैं वही क्रमबद्ध ज्ञान है। और उसी क्रमबद्ध ज्ञान को इसी तरीके से किया जाएगा तो वो वैज्ञानिक बन जाएगा, वो विज्ञान का पार्ट बन जाएगा और उसी को हम वैज्ञानिक ज्ञान भी कहते हैं। तो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान का मूल जो प्रावधान है वो समाज कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। समाज कार्य वैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है, इसमें कहीं पर भी कल्पना का स्थान नहीं है। हम कई बार कहते हैं वैज्ञानिक मार्ग कठिन मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है जिस पर चलकर हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। बाकी बालू मिट्टी का मार्ग है जो हमें भ्रम में डाल देगा, लेकिन कांटे भरे मार्ग पर चलकर हम सत्य तक पहुंच सकें वही वैज्ञानिक आधार है, वही वैज्ञानिक ज्ञान है, वही विज्ञान की मूल विशेषता है। किसी कल्पना में विश्वास नहीं है, वह विज्ञान है। इसका अधिकांश ज्ञान अन्य विज्ञानों से लिया गया है जो पूरी तरह से जांचा एवं परखा गया है एवं इसका शेष भाग अभ्यास के आधार पर विकसित किया गया है। इसी कारण समाज कार्य का ज्ञान व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक रूप ग्रहण करता है। तो दोनों प्रकार की बातें हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों को मिलाकर हम उसको क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा का क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करें तो यह विषय भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। मानव व्यवहार तथा सामाजिक पर्यावरण के परिदृश्य में व्यक्तित्व, इसके कारक, सिद्धांत, सामाजिक पक्ष तथा मनोचिकित्सक पक्ष, मानव संबंध, समूह, सामाजिक संस्थाएं, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह विशेष निपुणता, बौद्धिक प्रशिक्षण, वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य शोध के द्वारा व्यावसायिक कार्यकर्ताओं में योग्यताओं का विकास करता है। इसके अतिरिक्त जो भी नया ज्ञान सामने आता है वह साहित्य एवं सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति समाज कार्य की शिक्षा प्राप्त करता है उसको कई तरह के पक्षों से जोड़ा जाता है ताकि वह सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। और उसको यह सिखाया भी जाता है समाजीकरण के माध्यम से कि मैं जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं वो अपने आप में पूर्ण नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा आई एम एक्सपर्ट, मतलब उसके सीखने की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो गई। इसलिए टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के प्रति धैर्यता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि नई नई शोध होती रहती, नई नई पुस्तकें आती रहती, नया नया ज्ञान आता रहता है। उन सब को सीखने की ललक, यही मूल प्रोफेशन का आधार है। जब विशेष प्रणालियां और प्रविधियां, जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की तो उसमें विशेष प्रणालियां यानी उनकी टेक्निक्स हैं और उनकी मेथड्स भी हैं। समाज कार्य का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण होता है जिसमें दूसरे व्यवसाय भी रुचि रखते हैं। समाज कार्य की अपनी विशेष प्रणालियां हैं जो इनकी अपनी विशेषताएं, इसमें व्यक्तियों एवं समूहों की भावनाओं को समझने एवं समस्याओं के समाधान की क्षमता पाई जाती है। यह सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में निपुण होता है जिसमें समुदाय तथा संस्था के स्रोतों एवं साधनों को समय समय पर उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज कार्य में विज्ञान एवं ज्ञान दोनों का समावेश होता है को ऊंचा उठाना तथा कार्यकर्ताओं में उच्चतर योग्यताओं, क्षमताओं एवं निपुणताओं का विकास करना है। तो शिक्षा के दौरान ही जब उसका समाजीकरण होता है, इसको एक शब्द से हम संबोधित करते हैं, व्यवसाय का समाजीकरण या व्यावसायिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ प्रोफेशन। जब प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति का समाजीकरण होता है तो उसे बताया जाता है, उसे सिखाया जाता है उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रशिक्षण के दौरान कि कौन सा व्यवहार उचित है
और कौन सा व्यवहार अनुचित है, किस प्रकार का व्यवहार उसे करना है और किस प्रकार का व्यवहार उसे नहीं करना है, उन सब चीज़ों को आत्मसात करता जाता है, उसको इंटरनलाइज करता जाता है और समय आने पर उसके जैसा ही व्यवहार वह करता है। तभी वह एक सही पेशेवर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके साथ समाज कार्य की शैक्षिक पद्धति भी है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मुख्य व्यवसायों के शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसकी शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी स्तर पर दी जाती है। समाज कार्य की शिक्षा अनुभवी शिक्षकों एवं अभ्यासकर्ताओं की देखरेख में दी जाती है। विद्यार्थियों को समाज कार्य अभ्यास के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे चिकित्सालयों, श्रम कल्याण केंद्रों, आवास गृहों, विद्यालयों, गंदी बस्तियों, सामुदायिक विकास केंद्रों, निर्देशन केंद्रों आदि में क्षेत्रीय कार्य करने के लिए भेजा जाता है। तो जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है और वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वो अलग अलग उन स्थानों पर जाते हैं। जैसे कहीं पर हॉस्पिटल में जाएंगे, कभी वो किसी फैक्ट्री में या मिल में जाएंगे, कभी ऐसे संस्थाओं में जाएंगे जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ महिलाएं रहती हैं, जहाँ बुजुर्ग रहते हैं। उनके साथ अंतर्क्रिया करते हुए बहुत सारी चीज़ों को समझने का एक प्रैक्टिकल बेस है जो समाज कार्य शिक्षा के दौरान उस शिक्षार्थी को सिखाया जाता है, जिससे कि वो अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सके। इसके साथ जो मैंने प्रारंभ में कहा था, व्यावसायिक संगठन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है पेशे के रूप में विकास। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की तो कहते हैं उसका एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, चाहे वो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। उनका एक संगठन होता है। उस संगठन के साथ व्यक्ति जुड़ता रहता है और नई नई चीज़ों का उसे सीखने का आधार या अवसर भी प्राप्त होता रहता है। तो जब हम व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं तो व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना और इस व्यावसायिक संगठन द्वारा सेवा के स्तर या मानदंड निर्धारित किया जाना और आचार संहिता का ग्रहण किया जाना एक और विशेषता है जो किसी भी जीविका को व्यवसाय का स्तर प्रदान करती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं ट्रेनिंग भी होगी, सैद्धांतिक ज्ञान भी होगा, तो साथ में उसका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। इन व्यावसायिक संगठनों का कार्य समाज कार्य व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना तथा कार्यकर्ताओं में उच्चतर योग्यताओं, क्षमताओं एवं निपुणताओं का विकास करना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति जब जुड़ता, मेंबर बनता है, तो कई तरह की चीज़ें जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी है, नई नई स्किल्स भी हैं, नई नई थ्योरीज भी हैं, उन सब को सीखने का अवसर मिलता है। शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, समाज कार्य के विद्यार्थी के स्तर पर, समाज कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जैसे मेडिकल सोशल वर्कर्स, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, ग्रुप वर्कर्स आदि जैसे व्यावसायिक संगठन मिलते हैं। कुछ देशों में समाज कार्य की संस्थाओं की भी समितियां बनी हुई हैं। इन्हें अलग अलग तरह के, जैसे डॉक्टर्स का है तो ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, टीचर्स के लिए भी इसी तरह के टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसे सारे संगठन हैं जिनसे व्यक्ति जुड़ता है तो वह अपने आप को एक प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति पाता है। इसके साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी है, आचार संहिताएं भी है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के पालन के लिए आचार संहिताओं का निर्माण किया जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यावसायिक संगठन ही करते हैं। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बताते हैं कि दीज आर दी एथिक्स जिनको हमें फॉलो करना है, ये हमारी आचार संहिताएं जिनके अनुकूल हमें आचरण करना है, तभी हम इसको एक सही पेशे का रूप दे सकते हैं। सैयद अहमद खान ने उच्च आचार संहिता के निम्नलिखित भागों का उल्लेख किया, जिसमें सेवार्थियों से संबंध, नियोजक संस्था से संबंध, व्यावसायिक साथियों से संबंध, समुदाय से संबंध, समाज कार्य के व्यवसाय से संबंध, सामुदायिक मान्यता एवं अनुमोदन, इन सब के साथ जुड़कर ही व्यक्ति समाज की सेवा कर सकता है, जो कि उसका मूल पेशा है। व्यवसाय को सामुदायिक अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक माना गया है।
सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही निजी संस्थाएं समाज कार्य में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति करती है। भारत में समाज कार्य की व्यावसायिक रूप से 1948 से लेकर अब तक समाज कार्य की शिक्षा संस्थाओं का विकास जिस तेजी से हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय समाज में समाज कार्य को मान्यता प्राप्त है और वह धीरे धीरे व्यावसायिक रूप धारण करता जा रहा है। परंतु यह भी सही है कि भारत में समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में अभी तक वह स्तर प्राप्त नहीं है जो अमेरिका जैसे देशों में प्राप्त हो चुका है। भारत में समाज कार्य किस सीमा तक व्यवसाय के मानदंडों का या कसौटी पर खरा उतरता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। हम कई बार कहते हैं कि भारत में अभी तक सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन के रूप में वो स्तर प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके लिए अभी हमको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौतियां अन्य विषयों के रूप में भी हो सकती है, समूह के रूप में भी हो सकती है, संगठन के रूप में भी हो सकती है और व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय आ गए हैं या विषयों का विकास हो गया है जो अपने आप को समाज कार्य से जोड़े हुए हैं। जैसे होम साइंस, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कहता है हम भी यह काम करते हैं। प्रबंधक शिक्षा वाले व्यक्ति, मैनेजमेंट की जो स्टडी लेते हैं वो भी करने वाले व्यक्ति यह कहते हैं कि हम भी समाज कार्य करते हैं। इन सबसे चुनौतियां उनको फेस करनी है, उनका सामना करना है। इसलिए अपने आप को इस रूप में निपुण बनाना है कि हम सही स्तर पर सेवार्थियों को, समुदाय को, समाज को, व्यक्ति को सेवा दे सकते हैं। क्रमागत एवं वैज्ञानिक ज्ञान। समाज कार्य ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है। अनेक समाज कार्य के विद्यालयों में शोध की सुविधाएं पाई जाती हैं जिनमें ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में मानव व्यवहार, पर्यावरण, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी कठिनाई जो स्वीकार की जा सकती है वह यह है कि भारत में समाज कार्य के सिद्धांतों के विषय में समाज कार्य की प्रणालियों एवं प्रविधियों, व्यावहारिक प्रयोग के विषय में नवीन अनुभव एवं अनुसंधान कार्य उस स्तर के नहीं हो पा रहे हैं जिससे समाज कार्य को एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सके। यानी अभी भी हम बहुत पीछे हैं शोध के कार्य में और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के मार्ग में। इन दोनों को हमें विकसित करना पड़ेगा। नई नई शोध हमको करनी पड़ेगी और शोध को सही परिप्रेक्ष्य में भी करना आवश्यक। तभी हम इस समाज कार्य को एक प्रोफेशन का दर्जा सही तरीके से दे सकते हैं। इसके साथ व्यावसायिक शिक्षा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, यूरोपीय देशों की तरह ही भारत में भी समाज कार्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी अन्य देशों की मानी जाती है। भारत में समाज कार्य की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में सन 1936 से प्रारंभ हुआ। मुंबई में एक संस्था सोशल सर्विस लीग ने 6 सप्ताह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु बनाया। 1936 में ही मुंबई में ही सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। सन 1947 में काशी विद्यापीठ में समाज विज्ञान विद्यालय खुला। इसी वर्ष दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार आगरा, वाराणसी, दिल्ली, उदयपुर, नागपुर, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं हम लोग, पटना, कोलकाता, मुंबई, मदुराई, धारवाड़, बेंगलुरु, बड़ौदा, कुरुक्षेत्र, पटियाला आदि कई स्थानों पर विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में समाज कार्य की औपचारिक शिक्षा दी जाने लगी। विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के साथ साथ पीएचडी की उपाधि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने 1960 में अपने प्रतिवेदन में यह संस्तुति की कि समाज कार्य की शिक्षा अन्य विश्वविद्यालयों में पूर्व स्नातक स्तर पर भी दी जानी चाहिए। अर्थात कई स्तरों पर इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो जिससे कि व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा को प्राप्त करके उसका सही निपुणता से या अपनी योग्यता से समस्या का समाधान कर सके। फिर व्यावसायिक संगठन,
किसी भी व्यवसाय को प्रोफेशन में सम्मिलित करने के लिए उसका व्यावसायिक संगठन होना आवश्यक है, परंतु समाज कार्य व्यावसायिक संगठन के मापदंड पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। भारत में समाज कार्य का व्यावसायिक संगठन तो है, परंतु ये संगठन बहुत ही कमजोर है। सन 1951 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनाई ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क बनाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर कर दिया गया। समाज कार्य की सह समितियां विद्यालयों के स्तर पर भी हैं और देश के स्तर पर भी हैं। एक संगठन इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क है, जिसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर कर दिया गया। इसका मुख्य कार्य वार्षिक सम्मेलन कर समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क भी समाज कार्य व्यवसाय की सहायता करें। अनेक प्रकार के ऐसे व्यावसायिक संगठन हैं जो सदस्यों को जोड़ रहे हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर कार्य करने की प्रेरणा और चेतना का संचार भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय सोशल वर्क एल्यूमिनाई एसोसिएशन भी एक पत्रिका, लखनऊ यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ सोशल वर्क, जिसे बदलकर अब कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क कर दिया गया है, के नाम से प्रकाशित करते हैं। कुछ समाज कार्य विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अपने स्तर पर भी प्रकाशन का कार्य करते हैं, जैसे एक प्रसिद्ध पत्रिका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क प्रकाशित करता है। सामाजिक संगठन सखा द्वारा भी एक पत्रिका प्रोफेशनल सोशल वर्क पर्सपेक्टिव का प्रकाशन लखनऊ से किया जा रहा है। इस प्रकार भारत में समाज कार्य धीरे धीरे व्यावसायिक गुणों को अर्जित करता जा रहा है। इसके लिए जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब भारत में समाज कार्यों को एक पूर्ण रूप से पेशे के रूप में विकसित किया जा सकेगा। फिर निपुणताएं और प्रणालियों में भी कुछ कमियां हैं। भारतीय समाज कार्यकर्ता के पास अमेरिका में प्रयोग में लाई जाने वाली निपुणता है, जो कि भारतीय परिवेश में प्रासंगिक नहीं सिद्ध हो पा रही है। जिन विशेष प्रविधियों एवं निपुणताओं की आवश्यकता है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक क्रिया की प्रविधि, आत्मा को जागृत करने की प्रविधि, संप्रेषण की प्रविधि, विचारों में गति लाए जाने की प्रविधि जैसी प्रविधियों का विकास किया जाना नितांत आवश्यक होता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार प्रणालियों को भी भारतीय रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो अमेरिका में विकसित हुई थी और हमने उसका ज्यों तो त्यों उपयोग करना प्रारंभ किया, लेकिन कई प्रकार की बाधाएं भारतीय पर्यावरण, भारतीय परिवेश में हमको महसूस हुई। इसलिए हमको आवश्यकता महसूस हुई कि हम इन प्रविधियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालकर विकसित करें, ताकि सही तरीके से प्रविधियों से हम अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। फिर आचार संहिताओं में भी अभी कमी है। सामाजिक कार्य की व्यावसायिक समितियां सक्रिय एवं प्रभावशाली न होने के कारण समाज कार्यकर्ताओं को समाज कार्य का आचार संहिता का पालन करने पर विवश करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। भारत में आचार संहिता के विकास का उत्तरदायित्व एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया को 1960 में सौंपा गया था। समाज कार्य की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बाद जो एक विशेष व्यक्तित्व लेकर विद्यार्थी समाज में पदार्पण करता है, उनसे यही आशा की जाती है कि वह समाज कार्य द्वारा स्वीकृत आचार संहिता का पालन आप, हम और सभी लोग करेंगे के आधार पर करेंगे। यानी हम इस प्रकार से उसको आचार संहिता से जोड़ें कि जब वो समाज में जाए तो एक सही चित्रण लेकर जाए, एक सही चित्र लेकर जाए कि उसे किस प्रकार का व्यवहार समाज के लोगों के साथ करना है और किस प्रकार का व्यवहार समाज के साथ नहीं करना है। यह सिखाना भी कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में सामाजिक मान्यता और अनुमोदन का भी अभाव है। भारत में समाज कार्य को धीरे धीरे मान्यता प्राप्त होने आरंभ तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कारखाना अधिनियम के अनुसार औद्योगिक कारखानों में श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करना नितांत आवश्यक है। कई अन्य क्षेत्रों में जैसे बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, परिवार कल्याण नियोजन,
बाधितों का कल्याण आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त मेडिकल सोशल वर्कर्स भी नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रवेश करना है। इसके लिए हमको जब तक चेतना नहीं होगी तब तक हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमी है हम लोगों में कि हम अभी चेतना का संचार नहीं कर पा रहे हैं। यह निपुणता उन्हें स्नातकोत्तर स्तर पर शोध कार्य के पाठ्यक्रमों, जिसमें कक्षा व्याख्यान, क्षेत्रीय शोध कार्य पर आधारित प्रतिवेदन आदि को सम्मिलित कर उनके द्वारा सिखाई जाती है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में समाज कार्य को मान्यता प्राप्त हो रही है और उसे समाज का अनुमोदन प्राप्त भी हो रहा है, किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाज कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे सामाजिक अन्याय, सामाजिक शोषण, सामाजिक तनाव आदि को शीघ्र से शीघ्र दूर करने में सक्रिय भूमिका का योगदान नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम लोगों में चेतना नहीं होगी तो हम काम का निपटारा कैसे करेंगे, हम उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे। इसलिए इन सारी बातों को समावेश के रूप में अगर हम लेना चाहें तो कहते हैं चेतना का अभाव है। प्रविधियां हमारे पास हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास है, व्यावसायिक संगठन हमारे पास है, हमारे पास उन सारी सुविधाओं की उपलब्धता होने के बावजूद भी एक चेतना का अभाव है जो सामाजिक कार्यों को पेशे के रूप में प्रतिष्ठित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जब हम सारांश की बात करते हैं, हम कहते हैं कि समाज कार्य का विकास एक व्यवसाय के रूप में चर्च के दान एवं लोक कल्याण के रूप में राज्य की भूमिका से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में उत्पन्न दान संगठन आंदोलन तथा अमेरिका में समाज कार्य व्यवसाय के विकास में दान संगठन आंदोलनों इत्यादि से महत्वपूर्ण योगदान मिलते मिलते यह भारत में एक व्यवसाय के रूप में तेजी से विकसित हुआ। वर्तमान में समाज कार्य व्यवसाय एवं समाज कार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं कि वे किस प्रकार समाज कार्यों के मूल्यों एवं सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करें तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते रहें। समाज कार्य व्यवसाय को अपने आधारभूत ज्ञान, तकनीकों एवं कार्य प्रणालियों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित करते रहना चाहिए, जिससे कि भविष्य में व्यवसाय के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। यह अनेक सेवार्थी के हितों का रक्षक होता है और उसके प्रति उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। समाज कार्य वस्तुतः एक सहायता मूलक सेवा है। इसका उपयोग प्रायः उन सभी समस्याओं के समाधान में किया जाता है जो कि समस्याओं के समाधान में व्यक्ति के अनेक प्रयास सीमित हो जाते हैं तथा समस्याएं व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा डालती है। तो हम कहते हैं समाज कार्य एक ऐसी शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास पर आधारित कार्य है, सेवा है जो समाज में, समूह में, व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर व्यक्ति को प्राप्त उन समस्याओं को दूर करने की सुविधाओं से जोड़ती है। और हम कहते हैं कि जब समाज में या समूह में या समुदाय में कोई समस्या आती है, चाहे वो सोशल इनजस्टिस की हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हो, चाहे बच्चों की, चाहे महिलाओं की और चाहे अपंग या विकलांग लोगों की समस्याएं हों, उन सब की समस्याओं के निदान के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिस ज्ञान के आधार पर हम समस्याओं का निदान कर सकते हैं।